कैरियर मेकर कोचिंग संस्थान में आप सभी का भरपूर स्वागत है। जैसे कि एक सीरीज चल रही है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपरों की, ठीक है। उस प्रीवियस ईयर पेपर में आपको मैथ के प्रैक्टिस सेट मिले होंगे, मैथ के अलावा रीजनिंग, हिंदी चल रही होगी। और आज से हम एक नई सीरीज यानी जीके और जीएस की सीरीज पर बात करेंगे, ठीक है। देखें, ये प्रीवियस ईयर पेपर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के आसपास आपके नए पेपरों का जो सिलेबस है वो इर्द गिर्द घूमता रहता है। और दूसरी बात ये भी है कि प्रीवियस ईयर पेपर में जो विकल्प होते हैं वो ऑप्शनर की नज़र में, जो एग्जामिनर है, एग्जाम बनाने वाला, तो एग्जामिनर की नज़र में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं उसके सारे के सारे ऑप्शन, ठीक है। अतः हम प्रीवियस ईयर पेपरों पर एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे ताकि क्या हो, आपको आने वाले पेपरों में इसकी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आपका देखें, 10 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के द्वारा लिया गया ये पहला पेपर है, ठीक है। इसके आगे ये सीरीज लगातार चलेगी। तो आइए समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरुआत कर देते हैं अपने पहले प्रश्न की, ठीक है। देखें, पहले प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन से कहा जाता है थैंक्स गिविंग उत्सव है, जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा उत्सव है जिसमें आपका खेती के लिए बैलों को अति आवश्यक माना जाता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो अगर इसके उत्तर देखे जाए तो इसका जो आंसर है वो होगा पोला महोत्सव, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, राइट आंसर तो वो कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए पोला महोत्सव, ठीक है। देखें, इसके अलावा पोला महोत्सव के अलावा जो ऑप्शन है उन पर भी नजर मारते हैं हम, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका काला घोड़ा काला महोत्सव। ये जो महोत्सव है ये मुंबई में आयोजित किया जाता है, मुंबई में आयोजित किया जाने वाला वार्षिक उत्सव है, ठीक है। वार्षिक उत्सव है जिसमें लोग अपनी एक एक साल में आयोजित होता है और लोग नई नई कलाकृतियां दिखाते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर लिखा हुआ है गुड़ी पड़वा। जो गुड़ी पड़वा है तो ये हिंदू नवरात्रि का प्रारंभी माना जाता है। और जो हिंदुओं का जो त्योहार है ये बेसिकली हिंदुओं के लिए होता है, ठीक है। और इसी से क्या है, हिंदू नववर्ष का प्रारंभी माना जाता है गुड़ी पड़वा से, ठीक है। और मकर संक्रांति सबको पता होगी, 14 जनवरी मकर संक्रांति, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा पहले प्रश्न का, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पोला महोत्सव। देखिए, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मास और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये बायोलॉजी का प्रश्न है, ठीक है। देखें, इसमें लिखा हुआ है मास, तो सबसे बड़ी चीज अगर इसका उत्तर देखना चाहें तो मास और मार्केसिया, आपका इसमें उत्तर सही होगा कौन सा, ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा। तो जो मास है इसका पूरा नाम होता है स्फिगनम मास, ठीक है। स्फिगनम मास जो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। और स्फिगनम मास जो होता है ये अपने से 18 गुना अधिक पानी सोखता है, ठीक है। एक वनस्पति के रूप में होता है, एक लंबी सी जड़ के रूप में होता है, ठीक है। और स्फिगनम मास जो होता है ये अपने से 18 गुना ज्यादा पानी सोखता है, ठीक है। अतः माली क्या करता है, माली इसका प्रयोग जो होता है, माली करता क्या है, पहले स्फिगनम मास लेता है, स्फिगनम मास को पानी में डुबो देता है। पानी में डुबोने के बाद ये स्फिगनम मास क्या करता है, अपने से 18 गुना ज्यादा पानी सोख लेता है। और फिर माली आपका प्लांट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उनको क्या करता है, लपेट देता है, ठीक है। और प्लांट्स को 2-3 दिनों तक क्या है, लगातार पानी मिलता रहता है, जिस लंबी दूरी तक आपको पौधों को ले जाना है। तो आपका क्या है, माली इनका प्रयोग क्या करता है, स्फिगनम मास को लपेट करके पेड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, ठीक है। देखें, दूसरा इसमें चौथा ऑप्शन है टेरिडोफाइटा। जो टेरिडोफाइटा होता है इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर मतलब ये जल और थल दोनों में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन लिखा हुआ है शैवाल। तो देखें, शैवाल से आप याद रखें कि जो शैवाल होते हैं, शैवाल, ठीक है, जिन्हें एल्गी कहा जाता है, एल्गी, ठीक है। एल्गी मतलब शैवाल, जहां पर लगातार पानी बहता रहता है, वहां पर हरे कलर की एक काई के रूप में जम जाती है, जिन्हें शैवाल कहा जाता है, एल्गी कहा जाता है। तो शैवाल से एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ठीक है। जो शैवाल और कबक इन दोनों को मिलाकर के इसका निर्माण होता है, लाइकेन का निर्माण होता है। प्रश्न आता है कि निम्न में से लाइकेन का निर्माण किससे होता है, तो लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक दोनों से मिलकर के किसका निर्माण होता है, लाइकेन का निर्माण होता है।
तो शैवाल और कवक दोनों की कनेक्टिंग लिंक होती है, कौन सा, इन दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशन यानी सहजीवी संबंध पाया जाता है। मतलब सहजीवी संबंध का मतलब है कि एक दूसरे की सहायता करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। शैवाल आपका कवक की सहायता करता है, कवक आपका शैवाल की सहायता करता है। बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। तो अगला एक ऑप्शन लिखा हुआ है अनावृत्तबीजी। देखें, दो प्रकार के प्लांट्स पढ़ेंगे, आवृत्तबीजी और अनावृत्तबीजी, ठीक है। तो आवृत्तबीजी लगभग ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, जिनको आप जानते पहचानते हैं, वो आपके आवृत्तबीजी के अंतर्गत आते हैं। मोनोकॉट कहा जाता है आवृत्तबीजी को। और एक होता है अनावृत्तबीजी, जिसे कहा जाता है डाइकॉट, ठीक है। तो जो अनावृत्तबीजी होते हैं, नहीं मोनोकॉट डाइकॉट नहीं, आवृत्तबीजी जो होते हैं, तो आवृत्तबीजी बेसिकली ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, जिनको आप पहचानते जानते हैं, वो आवृत्तबीजी होते हैं। और अनावृत्तबीजी बेसिकली ऐसे पौधे जंगलों पे दूर स्थानों पर पाए जाते हैं, मतलब ऐसे पौधे जिनको आप जानते ना हो, ठीक है। लगभग ये लंबाई में लंबे होते हैं और वनस्पतियों आपका ये जो पौधे होते हैं, इनका उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या सही होगा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। देखें अगले प्रश्न पर अपन चलते हैं, ठीक है। जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। तो जागोई जो है, तो आपका इसका उत्तर सही क्या होना चाहिए, मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। जगोई मणिपुर का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अब देखें और कुछ ऑप्शन है, जैसे लिखा हुआ है सत्रिया, तो सत्रिया असम में मनाया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। असम में मनाया जाता है, ये असम का है। ओडिसी जो है, ये कहाँ का है नृत्य है, ये उड़ीसा का है, उड़ीसा का है। इसी तरह जो कथक है, ये आपका कहाँ का है, ये उत्तर भारत का है। कथक कहाँ का है, उत्तर भारत का है, ठीक है। तो आपने बिरजू महाराज का नाम सुना होगा, तो बिरजू महाराज बहुत ही फेमस थे किसके लिए, कथक के लिए। तो जगोई का सही उत्तर क्या होना चाहिए, मणिपुर इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, ठीक है। हाँ, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जीवाश्म ईंधनों के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीकों की पहचान कीजिए। मतलब जो फॉसिल्स होते हैं, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, तो ऐसा कौन सा तरीका है जो जीवाश्म ईंधनों के जलने से प्रदूषण को कम करता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें गुप्त ऊष्मा को कम करके, दूसरा ऑप्शन है कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, तीसरा ऑप्शन है दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, और चौथा है प्रदाह का तापमान कम करके। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। मतलब आप जो जलने वाली चीजें हैं उनकी इफिशियंसी बढ़ा दें, तो ताकि क्या होगा, आपका प्रदूषण कम फैलेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। देखें, पेन चेंज कर लेते हैं, आपका रेड कलर ही ठीक था, ठीक है। हाँ, तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखें अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। हाँ, निम्न में से क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था। देखें, पंचवर्षीय योजना जिसे 5 ईयर प्लान कहा जाता है, तो पंचवर्षीय योजना, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 5 ईयर प्लान है पंचवर्षीय योजना, तो ये कहाँ से आई है, तो पंचवर्षीय योजना आपका रूस की देन है, ठीक है, रूस की देन है, ठीक है। दूसरी बात, पंचवर्षीय योजना का जो पंचवर्षीय योजना, भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, ठीक है। 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी, और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आपका 2012 से 2017 वर्षीय योजना आपकी चली थी, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजनाएं आपकी किसकी देन है, रूस की देन है। तो इसमें पूछ रहा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में, देखें हर पंचवर्षीय योजना में कोई ना कोई टारगेट रखा गया था। पहली कृषि उद्योग, दूसरी में सिंचाई, दूसरी में उद्योग था, तीसरी में सिंचाई को टारगेट किया गया था। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी। तो आपसे पूछा इसमें सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। अब खाद्यान्न उत्पादन से आपको एक चीज और याद होनी चाहिए, खाद्यान्न उत्पादन आपका हरित क्रांति जो थी, तो हरित क्रांति के तहत खाद्यान्न का आपका क्या उत्पादन में वृद्धि की जा रही थी, ठीक है। तो हरित क्रांति के जो जनक थे, जिनका नाम था स्वामीनाथन आपका हरित क्रांति के जनक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। तो हरित क्रांति से बेसिकली गेहूं की खेती में आश्चर्यजनक वृद्धि देखने को मिली थी, ठीक है।
तो खाद्यान्न उत्पादन में याद रखें, खाद्यान्न उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति आई थी? हरित क्रांति आई थी। इसी तरह आपका दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति आई थी। तो बहुत सारी क्रांतियां भी आई थी। तो खाद्यान्न उत्पादन में 7वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट भी था, और हरित क्रांति का उद्देश्य भी क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, और गेहूं की आश्चर्यजनक वृद्धि देखने को मिली थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा देखें एक ऑप्शन और है आपका गरीबी उन्मूलन। जो गरीबी उन्मूलन है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना की देन थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में टारगेट रखा गया था क्या? कि गरीबी उन्मूलन किया जाएगा। तो याद रखें गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना, और 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, देखें आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न आपका कहता है किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया? ठीक है, देखें ये जब जीडी का पेपर हो रहा था उस समय का ये करंट अफेयर्स था 2022 का। तो इसका उत्तर क्या सही है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसमें उस समय ये किसने काम किया था? मोदी जी ने काम किया था। अतः इसका उत्तर क्या सही है? 2 नंबर बी ऑप्शन सही है इसका। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वो पूछ रहा है कि वस्त्र मंत्रालय कौन सी योजना के तहत अंतर्गत आता है? सीधा सीधा तो इसका उत्तर क्या है? समर्थ योजना। उस समय हाईलाइट थी योजना। तो समर्थ योजना के अंतर्गत क्या है? वस्त्र मंत्रालय आता रहा है, उस टाइम की बात है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न क्या कहता है। कुछ प्रश्न बहुत ही साधारण है जो उस टाइम के करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। ठीक है, हाँ, देखें अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? बहुत ही फेमस प्रश्न है, प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है। तो पहले आपको याद रखें वर्तमान का जो उड़ीसा है उस टाइम क्या था? कलिंग। ठीक है, वर्तमान का जो उड़ीसा है उस टाइम क्या था? कलिंग। ठीक है, कलिंग को बहुत सारे अर्थशास्त्री, जैसे आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, तो चाणक्य ने कहा था कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण इसीलिए किया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये जो है अशोक के शासनकाल में लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, 261 BC में ये किसके शासनकाल में लड़ा गया था? अशोक के शासनकाल में। देखें अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जो अर्थशास्त्र रचयिता हैं जिनका नाम है चाणक्य, तो चाणक्य का कहने का मतलब था, तो चाणक्य कह रहे थे कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण इसीलिए किया था क्योंकि कलिंग उस टाइम पे हाथियों के लिए फेमस था। ऐसा कहते हैं कौन? आपके अर्थशास्त्र के लेखक आचार्य चाणक्य। ठीक है, तो आपका यदि मौर्य राजा की बात की जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अशोक। देखें इसके आसपास देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? अशोक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? अशोक। ठीक है, दूसरी बात, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है बिंदुसार से। तो बिंदुसार को याद रखें, ये तीनों के तीनों मौर्य राजा हैं। ठीक है, आपका दशरथ भी इन्हीं से ही संबंधित है। ठीक है, दशरथ के लिए अशोक ने, देखें अशोक के जो पिता थे जिनका नाम था बिंदुसार, तो बिंदुसार आपके कौन से धर्म को मानते थे? आजीवक धर्म को मानते थे। आजीवक धर्म को मानते थे, और आजीवक धर्म के जो प्रमुख थे जिनका नाम था मक्खली गोसाल। ठीक है, आजीवक धर्म के हेड माने जाते हैं, प्रणेता माने जाते हैं। तो अशोक के जो पिता थे बिंदुसार, ये कौन से धर्म को मानते थे? आजीवक संप्रदाय को मानते थे। तो अशोक ने अपने पिता के सम्मान के लिए बराबर की 4 पहाड़ियों पर 4 गुफाएं बनाई थी, कर्ज, सोपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। और ठीक है, इसी तरह अशोक के पौत्र दशरथ ने भी गुफा का निर्माण करवाया था। तो ये दशरथ जो है ये कौन है? अशोक का पौत्र है। ठीक है, तो याद रखो, तो बिंदुसार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसके शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक विद्रोह हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में विद्रोह हुआ था। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में विद्रोह किसके टाइम पे हुआ था? तो बिंदुसार के टाइम पे हुआ था। तो बिंदुसार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए, इसका एग्जैक्ट रीजन पता नहीं है कि तक्षशिला में विद्रोह किस कारण से हुआ था। ठीक है, फिर भी तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में जब विद्रोह हुआ था तो इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले किसे भेजा था? अशोक को भेजा था। ठीक है, तो ये क्या था? इसका उत्तर क्या होगा? तो याद रखें कि कलिंग की अगर बात की जाए तो कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया था? अशोक के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पता ही होगा कि आपका मौर्य वंश के संस्थापक का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, हाँ, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखें अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? मतलब राष्ट्रपति की बात की है तो देखें राष्ट्रपति से आपको 4-5 बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। राष्ट्रपति,
तो भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखें, राष्ट्रपति में 2-3 बात याद रखें। जो राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरी बात, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा? तो निर्वाचक मंडल कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है, जो हटाने की प्रोसेस है, वो भी कहां से आपने ली है? अमेरिका से ली है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो राष्ट्रपति से आप याद रखिए, राष्ट्रपति का पद आपने कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से, भारतीय संविधान में लिया गया है। जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, ये आयरलैंड से लिया है। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए उस पर इम्पीचमेंट या महाभियोग लाया जाता है, ये कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। एक बात और याद रखें, राष्ट्रपति का जो पद का उल्लेख है वो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आर्टिकल 54 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। यही जो प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखें, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ नवीन व्यवस्था बनाई गई है जिसमें दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेने लगे हैं। देखें, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि संघ शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में ही विधानसभाओं का गठन हुआ है, अतः वहां के सदस्य भी आपका क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए क्या? कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं के सदस्य। ठीक है, तो यहाँ याद रखें कि राष्ट्रपति के चुनाव में आपका लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान सभाओं के आपके कौन से निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित, याद रखना, इलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब ऐसे व्यक्ति जो चुनाव लड़े हों और चुनाव जीते हों। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यहाँ ये शब्द लिखा होना बहुत आवश्यक है। यदि यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य विधान सभाओं के सदस्य लिख जाता, तो ये उत्तर गलत हो जाता, क्योंकि जैसे मैं निर्वाचित हटा दूंगा तो सदस्य आ जाएगा, और सदस्य में निर्वाचित भी आ जाते हैं और मनोनीत भी आ जाते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड यानी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत कर रहा है, फिर वो राष्ट्रपति को कैसे चुन सकते हैं? ठीक है, आगे अब जानेंगे कि कैसे नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो उत्तर है वो क्या है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर देखें। ठीक है, हाँ, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखें, अगला प्रश्न है आपका, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, इसका नाम है तपन कुमार। ठीक है, तो तपन कुमार ने आपका किस पर आपका पुरस्कार जीता था? छऊ। ठीक है, छऊ नृत्य पर जीता था। ये जो कुचिपुड़ी लिखा हुआ है, ठीक है, तो कुचिपुड़ी है, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ओडिसी जो है बता चुका हूं आपको कहाँ का है, ये उड़ीसा का है। ठीक है, और जो सत्रिया है ये कहाँ का है? इसको भी मैंने बताया है, असम का है। ठीक है, तो याद रखें कि तपन कुमार की अगर बात की जाए, ये झारखंड के आसपास का है छऊ। ठीक है, तो अगर तपन कुमार की बात की जाए तो इसका उत्तर सही क्या होगा? छऊ। ठीक है, अगली बात करते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, देखें अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाँ, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित किया गया है? मतलब ये कह रहा है, देखिए नोटों से भी प्रश्न आते हैं, आपसे पूछ देगा कि सांची का स्तूप कहाँ पर बना हुआ है, मंगलयान की फोटो किसमें है। ठीक है, तो याद रखें ऐसे प्रश्न। तो देखें, महात्मा गांधी की नई श्रृंखला में 2000 के नोट पर, याद रखें 2000 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? मंगलयान का चित्र बना हुआ है 2000 के नोट पर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, जबकि आप 10 रुपए की नोट देखेंगे तो 10 रुपए की नोट पर आपका किसका चित्र आपको मिलेगा? आपको मिलेगा सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, आपके देखें नोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, देखें, तो ये आपके सामने कुछ नोटे हैं, जैसे आप 2000 की नोट पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये मंगलयान का बना हुआ है। इसी तरह 200 की नोट पर आपका किसको आपको सांची का स्तूप दिख रहा है। इसी तरह 500 की नोट पर आपको किसका? लाल किला का चित्र दिख रहा है। तो ये कुछ नोटे हैं जिनको आप दिमाग में बैठाए रहें। ठीक है, आपको 2000 पर किसका दिख रहा है? मंगलयान का दिख रहा है। इसी तरह 200 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? आपका ये बना हुआ है सांची का स्तूप। ठीक है,
और ये 500 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? लाल किले का चित्र बना हुआ है। इसी तरह 10 रुपए की नोट पर मैंने आपको बताया कि आपका सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो नोटों से भी प्रश्न आप याद रखें। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, देखें अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? मतलब इंडियन पॉलिटी का प्रश्न आया, भारतीय संविधान। तो याद रखें भारतीय संविधान जो है, तो भारतीय संविधान के बारे में 2-3 बात याद रखें। जो भारतीय संविधान है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत बना था। भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन योजना के तहत बना था। और जो कैबिनेट मिशन है ये जुलाई 1946 में भारत आया था। जो कैबिनेट मिशन था ये 3 सदस्यीय था। पहला जो सदस्य था जिसका नाम था सर पेंथिक लॉरेंस, ठीक है, पहला सदस्य था सर पेंथिक लॉरेंस। दूसरा सदस्य था एबी एलेक्जेंडर, एबी एलेक्जेंडर। और तीसरा सदस्य था जिसका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो याद रखें कि भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। और जो कैबिनेट मिशन था ये जुलाई 1946 में भारत आया था। ठीक है, देखिए 1946 के आसपास आपका क्या हुआ था कि ब्रिटेन में क्लेमेंट इटली की सरकार बनी थी। और क्लेमेंट इटली एक उदारवादी पार्टी थी जिसने कहा कि भाई भारत में इतने दिनों तक हमने राज किया है तो भारत के संविधान का निर्माण भी करा देते हैं। अतः उन्होंने क्या किया था, कैबिनेट मिशन को संविधान बनाने के लिए भारत भेजा था। और कैबिनेट मिशन जब आया था 1946 में, जुलाई 1946 में, तो कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था। और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत क्या हुआ है, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। दूसरा, एक और योजना आपको याद रखनी चाहिए जिसका नाम है माउंटबेटन प्लान। ठीक है, माउंटबेटन प्लान ये 3 जून 1947 को आई थी। ठीक है, 1947 को आई थी। और जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन है वो किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, जबकि माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। तो ये पूछ रहा है कि जब संविधान बना था उस टाइम पे मूल संविधान में आर्टिकल कितने रखे गए थे? तो याद रखें भारतीय संविधान में जब संविधान बन गया था तो 395 आर्टिकल बने थे, 22 भाग उस टाइम पे बन गए थे। ठीक है, और 8 अनुसूचियां उस टाइम पे बनी हुई थी, 8 अनुसूचियां उस टाइम पे बनी हुई थी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 395। देखें तो पहले 355 अनुच्छेद थे। यदि वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो वर्तमान में 445 से अधिक आर्टिकल हो गए हैं भारतीय संविधान में। 22 भाग तो 22 ही हैं। यदि सब भागों को मिला दिया जाए, सब पार्ट जो हैं उनको मिला दिया जाए तो सब पार्टों को मिला करके भाग भी वर्तमान में क्या है? 25 के आसपास है। लेकिन आपसे पूछे भाग के बारे में तो 22 ही बताना, क्योंकि सब पार्टों को मिला करके संविधान में कितने भाग बता रहा हूं मैं? 25। ठीक है, और अनुसूचियां पहले कितनी थी? 8। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 395, 395। ठीक है, देखें चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? मतलब पूछ रहा है इमरजेंसी। तो पहला प्रश्न आप जाने पहले, आपातकाल क्या है? इमरजेंसी, आपातकाल। ठीक है, तो आपातकाल का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। ठीक है, दूसरी बात, भारतीय संविधान में जो आपातकाल है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। पहला जो कहलाता है उसका नाम है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। दूसरा जो है इसका नाम है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और जो तीसरा है वो आपका क्या है? वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आपात है आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है, जबकि आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। दूसरी बात ये याद रखें कि भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है, लेकिन भारत में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारा पैसा है जो कभी खत्म नहीं होगा, तो वित्तीय आपात हमारे यहाँ कभी नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरी बात, राष्ट्रीय आपात जो है तो भारतीय संविधान में देखें राष्ट्रीय आपात लगता क्यों है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर क्या लगता है? राष्ट्रीय आपात लगता है। युद्ध हो जाए या तो बाह्य आक्रमण हो जाए या तो सशस्त्र विद्रोह हो जाए, उन कंडीशनों में क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपात, जो भारतीय संविधान में उल्लेखित है आर्टिकल 352 में। तो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितने बार लग चुका है? भारत में केवल 3 बार लगा है। राष्ट्रपति शासन लगभग लगता ही रहता है। ठीक है, सबसे अधिक समय तक जम्मू कश्मीर में लगा रहा है। और जो वित्तीय आपात है कभी नहीं लगा है। तो ये पूछ रहा है कि देखिए इमरजेंसी में मौलिक अधिकार, यहाँ पर बात की है किसकी? मौलिक अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं इनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में है।
ठीक है। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इमरजेंसी के दौरान सारे के सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं सिवाय आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके, सिवाय आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके संविधान में 12 से 35 तक में जितने भी सारे मौलिक अधिकार हैं सब समाप्त हो जाते हैं, 20 और 21 को छोड़ करके। एक बात और याद रखें, जो आर्टिकल 21 है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका क्या है, इसी को निजता का अधिकार कहा जाता है। निजता का अधिकार प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है, निजता का अधिकार। तो जितने भी आपके निजी काम हैं, चाहे वो सोने की स्वतंत्रता हो, चाहे पानी पीने की स्वतंत्रता हो, तो ये सारी की सारी स्वतंत्रता राइट टू प्राइवेसी निजता के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। तो याद रखें कौन सा इसका उत्तर सही होगा, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है 1958 में डोबर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो याद रखें इसका जो उत्तर है आपका कौन सा है, मिहिर सेन, ठीक है। इसका जो उत्तर है सही कौन सा है, मिहिर सेन, ठीक है। इसका उत्तर सही कौन सा होगा, मिहिर सेन, ठीक है। हाँ, तो नंबर 14 का उत्तर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रिसेंटली उस टाइम का हाईलाइट थे इसलिए ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है, क्लाइमेट को प्रभावित करती है। आपसे पूछ रहा है ऐसी कौन सी रेखा है, तो याद रखें ऐसी रेखा का नाम क्या है, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है ये हमारे क्लाइमेट को भी प्रभावित करती है, ठीक है। तो याद रखें इसका सही उत्तर कौन सा होगा, जो हमारी जलवायु को प्रभावित करती है, इसका नाम कर्क रेखा। देखें इन सब के बारे में जानकारी है, भूमध्य रेखा के बारे में, मकर रेखा के बारे में है, ठीक है। तो इसकी जानकारी जब आगे आएगी तो थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। देखिए अगला जो प्रश्न है, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है वो क्या कहलाती हैं। तो ऐसी राशियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन है गैर प्रतिदेय, पूंजीगत प्राप्तियां, सुदृढ़ करने में सक्षम और प्रतिदेय। इसका सीधा सीधा तो उत्तर कौन सा है, गैर प्रतिदेय, ठीक है। हाँ, तो गैर प्रतिदेय इनका उत्तर है, जो सरकार पर दावा नहीं करती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। देखें 2017-18 में, ठीक है, 2017-18 में विजय हरारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी, ठीक है। क्रिकेट से संबंधित ये ट्रॉफी विजय हरारे। तो जो विजय हजारे जो ट्रॉफी है, तो उस टाइम ये रिसेंटली प्रश्न था 17-18 का, तो विजय हजारे ट्रॉफी उस टाइम पे किसने जीती थी, कर्नाटका ने जीती थी। याद रखें 2023 की विजय हजारे ट्रॉफी पूछी जा सकती है। 2023 में जो विजय हजारे ट्रॉफी है तो वो आपका सौराष्ट्र ने जीती है, सौराष्ट्र ने जीती है बंगाल को हरा करके। सौराष्ट्र ने जीती है किसको हरा करके, बंगाल को हरा करके, ठीक है। सौराष्ट्र जीता है और बंगाल को हरा करके जीता है, ठीक है। तो याद रखें 2023 का पूछा जा सकता है, ठीक है। देखें अगले प्रश्न पर बात करते हैं, 18वें प्रश्न पर देखते हैं। देखें अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उत्तराखंड सरकार का पूछा है। तो उस टाइम पे ये करंट का प्रश्न था, तो इसका उत्तर क्या सही होगा, ऋषभ पंत, ठीक है। इसका सीधा सा उत्तर क्या है, ऋषभ पंत, ठीक है। आगे की ओर चर्चा करते हैं। ऋषभ पंत क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। और देखें भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है, तो इसमें पूछा गया है कॉफी और कौन सी, अरेबिका कॉफी। तो अरेबिका कॉफी जो है ये किससे संबंधित है, कर्नाटका से संबंधित है, ठीक है। जबकि आपको जो असम उत्तर है, तो सबसे ज्यादा भारत में चाय कहाँ में होती है, आपकी असम में होती है। कर्नाटका में कॉफी बहुत सारी होती है, कॉफी होता है, कहवा होता है कर्नाटक में, ठीक है। और असम में चाय के लिए जाना जाता है। आपने दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का भी नाम सुना होगा, ठीक है, जो आपको बहुत फेमस है चाय वाय के लिए, ठीक है। तो आपका अरेबिका कॉफी का संबंध किस राज्य से है, कर्नाटका से संबंधित है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी, ठीक है। तो आप जनगणना सेंसस से भी कुछ प्रश्न बनते हैं, जनगणना, ठीक है। तो याद रखें कि भारत में पहली आजादी के बाद, क्या कह रहा हूं, आजादी के बाद की पहली जनगणना जो है ये 1951 में की गई थी। यदि प्रश्न होता कि आजादी के बाद भारत की पहली जनगणना, तो क्या सही होगा, होता 1951। दूसरी बात,
जनगणना याद रखो कि भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 में हुई थी, वो भी किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, कंटिन्यूटी नहीं बन पाई थी, और पहली बार पूरी तरह से कंटिन्यू रूप से जनगणना कब से चालू हुई थी, तो ये आपका 1881 से भारत की पहली नियमित जनगणना की शुरुआत होती है, ठीक है। तो इसने घुमा दिया है, संपूर्ण जनगणना से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नियमित जनगणना आपका भारत की 1881 से चालू हुई है। तो ये भी याद रखें कि आज़ादी के बाद की पहली जनगणना कब हुई, 1951 में हुई है, जबकि 1872 के शासनकाल में शुरुआत में जनगणना कराई गई थी, जो किसके शासनकाल में कराई गई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी। इसी तरह आपका क्या है कि भारत में पहली बार शुरुआत से मतलब लगातार फिर जनगणना चली है, ठीक है। और ये भी याद रखें कि जो जनगणना है वो आपका संघ सूची का विषय है, संघ सूची का। याद रखें जनगणना जो है हमारे यहाँ के टीचरों के द्वारा की जाती है, तो ये ना सोचे कि टीचर करते हैं तो राज्य सूची का विषय होगा। जो जनगणना है भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची है, सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट और संवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। तो याद रखें जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है, मतलब केंद्र सरकार जनगणना कराती है और हमारे यहाँ हर 10-10 साल में जनगणना होती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1881। दोस्तों ये हमारी सीरीज का आज पहला वीडियो था, ठीक है। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग और हिंदी के भी वीडियो लगातार डल रहे हैं, ठीक है। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारी सीरीज आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अब शुरुआत करेंगे जी अगले वीडियो पर।